नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के मोहाली में बम ब्लास्ट के बाद अब हरियाणा के बल्लभगढ़ में पुलिस अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश पर फरीदाबाद में पुलिस जगह जगह पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर भी पुलिस ने मेटल डिटेक्टर के साथ सवारियों और वाहनों की चेकिंग की। वहीं इस मौके पर बस अड्डा चौकी प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर हरियाणा रोडवेज की बसें और उत्तर प्रदेश रोडवेज के वाहनों और सवारियों की चेकिंग लगातार की जा रही है। रोडवेज बल्लभगढ़ पे खड़े हैं बाहर गेट पे, और जो इस टाइम यूपी रोडवेज की बसें आगरा से, मथुरा से, कानपुर से, अलीगढ़ से आती हैं, वो अंदर नहीं जाती, वो इधर से बाहर ही से भरती हैं, बाहर सवारियाँ उतारती हैं। उनको चेक करने के लिए यहाँ पे नाकाबंदी की जा रही है। किस लिए चेक कर रहे हैं? क्या कोई खास इंस्ट्रक्शन दिया? हाँ भी, कोई बसों में कोई RDX, कोई संदिग्ध व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई बम वगैरह किसी प्रकार की कोई बात ना हो, या और किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको रोकने के लिए ये चेकिंग की जा रही है। कोई आदेश ऊपर से आए हैं? हाँ, श्रीमान CP साहब हमारे और DCP बल्लभगढ़ साहब और ACP बल्लभगढ़ साहब के दिशा निर्देशानुसार ये कार्य हो रहा है। कब से चल रही है कार्रवाई और ये कुछ मिला है इस कार्रवाई के? नहीं, 2 दिन से लगातार चल रही है और आगे आदेश तक चलती रहेगी। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु हमारे को बरामद नहीं हुई है। खबरों में बात करेंगे अब बढ़ती गर्मी के बारे में। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। मई के महीने में ही पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं दूर दूर तक सड़कों पर भी लोग नजर नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि गर्मी ने जीना बेहाल कर दिया है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चला है और 44 डिग्री के पार गर्मी का पारा पहुंच चुका है। बाहर ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही है। वहीं तपती गर्मी में ऑटो चालकों ने भी बताया कि गर्मी इतनी है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी की वजह से सड़कों पर सवारियां भी नहीं मिल रही, कमाई भी कम हो रही है। मई के महीने में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना भी मुश्किल हो चला है। गर्मी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है। गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी काम धंधा कर रहे हैं, 3 मिनट पर हैं, सब परेशान है। लगता है राहत मिलेगी? अभी नहीं, कोई राहत नहीं, आगे और गर्मी बढ़ेगी। कूलर खरीद के लेके आए? हाँ जी, कूलर खरीद के लाए। खर्चा करा दिया गर्मी ने? वो तो कराएगी। अच्छा, बहुत गर्मी है, बेहिसाब गर्मी है। तपन है गर्मी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर गर्मी है। कैसे बच रहे हैं आप? कैसे बचाव? कैसे क्या है, चल रहे हैं, मजबूरी चल रही है। बच तो रहे ही नहीं है, बचने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, कैसा भी बचाव हो। इस समय सब ऑटो चला रहे हैं, सवारी वगैरह मिल रही हैं, रोड खाली पड़े हैं। रोड खाली है, गर्मी में कौन निकल रहा है? निकलते नहीं है, कम लोग बाग निकलते हैं, क्या कर रहे हैं। असर पड़ रहा है इस पे भी काम? गर्मी का बहुत ज़्यादा असर है सब चीज़ पे। अच्छा, लगता है जल्द गर्मी खत्म हो जाएगी या? पता लगेगा जी क्या होता है आगे। खबरों में बात करेंगे अब सेक्टर 8 की। फरीदाबाद के सेक्टर 8 के सूरदास पार्क में सफाई व्यवस्था को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता अधिकारियों की टीम व काफी संख्या में सफाई कर्मियों के साथ पार्क में पहुंचे और स्वयं झाड़ू लगाते हुए कूड़ा उठाकर रेहड़ी में डाला। साथ ही उन्होंने पार्क में बदहाल सफाई व्यवस्था पर नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और चेतावनी दी कि अधिकारी या तो अपनी कार्यशैली में सुधार करें, अन्यथा निलंबन के लिए तैयार रहे। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी ये सख्त निर्देश हैं कि काम में कोताही बरतने वाले सरकारी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर स्थानीय RWA के लोगों ने सूरदास पार्क को FMDA में शामिल करवाकर इसका जीर्णोद्धार कराने की मांग रखी, जिस पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में उनकी विधानसभा से टाउन पार्क को FMDA में शामिल किया जाएगा। हर विधानसभा में से एक पार्क शामिल किया जाएगा, इसलिए आगे जैसी भी स्थिति होगी इसके लिए वो प्रयास करेंगे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पार्क का निरीक्षण कर अधिकारी व कर्मचारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। सफाई कर्मचारियों द्वारा झाड़ू विभाग द्वारा उपलब्ध न करवाए जाने पर विधायक ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, यदि सफाई कर्मचारियों को संसाधन ही उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तो वे काम कैसे करेंगे। में साफ सफाई की व्यवस्था और मालियों की व्यवस्था नाकाफ़ी है। 10 दिन पहले भी मैं आया था, मैंने अधिकारियों को बोला था, हॉर्टिकल्चर विंग को बोला था कि मालियों की परमानेंट व्यवस्था करें और सफाई कर्मचारियों को एक मेगा कैंप लगा के इसकी एक बार सफाई करने का हमने निर्णय लिया था।
10 दिन के बाद में ही ये संज्ञान लेकर मुझे लगता है कि हमारे सब जो MOH हैं यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी सफाई व्यवस्था देखते हैं, उनके नेतृत्व में सभी कर्मचारियों को लेके आए हैं और एक मेगा सफाई अभियान सूरदास पार्क में चलाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ समस्याएं हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी उनका टेंडर करा के उस काम को करेंगे। पर जब तक ये हमारा पार्क अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता जब यहाँ की RW आगे ना आए। अगर ये RW आती है तो हम नगर निगम कमिश्नर से कह के उस RW को मेंटेनेंस करने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, तो मुझे लगता है इसकी व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी। पर जब तक वो व्यवस्था नहीं बन पाती है तब तक भी मैं एश्योर करता हूँ कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, हॉर्टिकल्चर के सभी अधिकारियों से मिल के यहाँ मालियों की व्यवस्था कराएंगे। कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जहाँ पानी नहीं है, कहीं टूटियाँ या चोरी करके ले गए लोग, उनको भी दुरुस्त कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी फरीदाबाद की बहुत बड़ा पार्क है सूरदास पार्क, यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको घूमने के लिए बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिले और मैं यहाँ के जो आसपास रहने वाले निवासी हैं वो अपने जिम्मेवारियों का भी एहसास यहाँ आके करना चाहिए। मैंने देखा है पिछले जब 8 दिन पहले आया था कि इसके साथ साथ ट्रैक के साथ साथ कुछ लोग यहाँ गोबर डाल रहे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जब प्रशासन सख्त कदम लेगा, उनके चालान होंगे तो उनको परेशानी होगी। तो मैं सबसे आज निवेदन करता हूँ कि यहाँ ये इस तरह के अपना घर के मलबा गोबर पशुओं का इस तरह का ना डालें। ये सबके घूमने की व्यवस्था सार्वजनिक ये स्थान है, इसकी सफाई मेंटेन करना हम सबका दायित्व है। अगली खबर की ओर NIT फरीदाबाद के NH 2D ब्लॉक में स्थित ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम में मानवाधिकार आयोग चंडीगढ़ की टीम ने दौरा किया और वृद्धा आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मानवाधिकार आयोग टीम के सदस्य दीप भाटिया ने जहां वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को देखा तो वहीं उन्होंने यहां पर रह रहे बुजुर्गों से भी बातचीत कर वहीं उन्होंने कहा कि मांग पत्र हालात का जायजा लिया और वृद्धा आश्रम संचालकों से भी उन्होंने बात की। इस मौके पर आश्रम के संचालकों ने दीप भाटिया को अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि मानवाधिकारों के हनन के मामलों को सुनना और न्याय दिलवाना अशोक का मुख्य काम है। उसका काम जहां एक प्रकार से प्रशासनिक और न्यायिक होता है कि हम लोगों की शिकायतों को, मानवाधिकार हनन के मामलों को सुनते हैं, उसके अलावा जितने भी मानव अधिकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हुई या जैसे भी मानव अधिकार से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं उनको हम एड्रेस करते रहते हैं समय समय पर, चाहे वो जेल हो, चाहे वो बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं हों, चाहे वो जुवेनाइल्स के लिए बनाए गए स्पेशल होम्स हों और चाहे इस प्रकार से आश्रम हो जहां वृद्धों की व्यवस्था की गई। अभी हम जेलों का लगभग पूरे हरियाणा को पूरा कर चुके हैं। बच्चों के जितने भी जुवेनाइल्स के होम हैं उनको भी काफ़ी सारों को देख चुके हैं और अब वृद्ध आश्रमों को हमने शुरू किया है कि इनको पूरे हरियाणा के जो प्रमुख हैं उनमें क्या समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, कोई नीति निर्धारण के अंदर यदि आवश्यकता है तो सरकार को हम रिकमेंड करें। आज मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि देश के अंदर सबसे अधिक युवाओं की संख्या है अगर परसेंटेज देखी जाए, लेकिन यदि आज परसेंटेज बहुत ज़्यादा युवाओं की है तो आने वाले समय में वृद्धों की संख्या उसी रेशो में 20 साल बाद बहुत ज़्यादा होगी। सामाजिक दृष्टि से हमें ये एक चैलेंज स्वीकार करना पड़ रहा है कि आज न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं और वृद्ध अपने परिवारों से अलग होते चले जा रहे हैं, जो कि किसी हिसाब से, समाज के हिसाब से आने वाले समय के लिए संस्कार के हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन सबको हम सुधार नहीं सकते, सरकार नहीं सुधार सकती, कोई कोर्ट नहीं सुधार सकती, कोई कमीशन नहीं सुधार सकती। में हमने ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम चला रखा है और ये वृद्ध आश्रम ने 2003 में चलाया था और हमें नॉलेज ना होने के कारण हमने 1 साल अपनी जेब से आश्रम चलाया है और 2004 में हमारे पास जैसे जैसे हमारे को नॉलेज आने लग गई थी तो हमने पब्लिक से सामान मांगना चालू किया, पब्लिक से राशन मांगना चालू किया। इस तरीके से वृद्ध आश्रम चला सकते हैं। आप घर से कब तक चलाओगे? तो हमारी तो सरकार से गुजारिश है, एक सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारो। और दीप भाटिया जी से तो मेरे बहुत पुराने संबंध है
तो मेरी यही गुजारिश है कि इस वृद्धाश्रम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। मांग पत्र में क्या क्या रखा है? मांग पत्र में हमारी लिफ्ट है, जो डेड बॉडी हम उतारते हैं नीचे, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बनता है कि एक बार तो मैं सीढ़ी में गिर भी पड़ा था बॉडी लेके, मेरी बैक की एक नस भी ब्लॉक हो चुकी है। उसके बावजूद मैं हिम्मत नहीं आ रहा, ऊपर चढ़ता हूँ आता हूँ, और कोई बेड पेशेंट है उनको नीचे उतारने में बड़ी दिक्कत हमें आती है। और एक मंजिल हमें और चाहिए, जो बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है। कई बार लॉकडाउन में 100 बंदों से पार हो गए थे, तो बेड तो थे नहीं हमारे पास, नीचे फर्श पे सोए हैं बेचारे हमारे बुजुर्ग। करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फरीदाबाद कोर्ट में फर्जी कागजों को पेश कर जमानत देने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक इनका एक साथी, जो पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये सारा गोरख धंधा पिछले 2 से 3 साल से फरीदाबाद कोर्ट में फल फूल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे खेल में कई वकील शामिल हैं। जांच में यदि वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फर्जी कागजातों के जरिए फरीदाबाद कोर्ट में लोगों की जमानत दिया करते थे और उनकी एवज में ये लोग मोटी रकम भी वसूलते थे। डीसीपी क्राइम नरेंद्र काद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जमशेद गांव मालतपुर ध्वज, आरोपी संजय डबुआ कॉलोनी और आरोपी मनीष संजय कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपियों के खिलाफ थाना सेंट्रल में फ्रॉड करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अब तक करीब 50 लोगों की जमानत दिला चुके हैं। फिलहाल आरोपियों को मामले की पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और मामले में गहनता से पूछताछ जारी है। ब्रांच सेठी मलिक ने 3 बंदों को राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ पर खुलासा हुआ कि ये एक तो जमशेद, संजय और मनीष, ये 3 नाम के आदमी हैं, लड़के हैं, जो कि करीब 2-3 साल से कोर्ट में मतलब गलत तरीके से जमानत करवाते हैं। फर्जी इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और जो संजय नागर नाम का जो लड़का है, ये तो कई गाड़ियों में झूठा ड्राइवर बन के पेश हुआ है। जिस 304 एक्सीडेंट का जो FIR लॉज होती है, तो उसमें झूठा ड्राइवर बन के क्लेम लिया है। तो ये वकील के माध्यम से जालसाजी करके पेश होते थे और अक्यूज़ की जमानत कराने के बाद अक्यूज़ कोर्ट में पेश होता नहीं था। ये काफ़ी परेशानी का मामला था और ये उनकी जमानत करा देते थे। ये फर्जी अपनी ID, फर्जी सब कुछ दे के जमानत करवाते थे। इसमें जो मेन है वो एक रामू नाम का लड़का है, जो अभी भागा हुआ है। उसको जल्दी हम राउंड अप करेंगे। अभी ये 3 दिन के पुलिस रिमांड पे है और भी इनसे काफ़ी खुलासा होने की उम्मीद है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितनी घटनाएं अब तक ये कर चुके हैं, इस तरीके से कितनी बार ये फर्जी तरीके से ID लगा चुके हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो वकील के आप जालसाजी बता रहे हो, क्या कोई वकील भी इसमें शामिल है? ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर इसमें वकील की मिली भगत पाई जाती है तो हम कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। वकील हो या पुलिस वालों से मिलके इसने ड्राइवर झूठा पेश किया है, तो बिल्कुल इस मुकदमे का जो भी होगा कार्रवाई, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कब से करते हैं इसका? ये करीब 2-3 साल से लगातार कर रहे हैं और जिन जिन मुकदमों में ने झूठी गवाही दी है, झूठी जमानत कराई है, फर्जी वो दिया है, उसका भी हम कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये पढ़े लिखे हैं या फिर किस तरीके से? ये थोड़े बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन मतलब 10वीं 12वीं तक पास हैं। और ये एक तो मादलपुर ध्वज फरीदाबाद का रहने वाला है, एक ये विद्या मंदिर डबुआ कॉलोनी का रहने वाला है, और जो मनीष है ये चाचा चौक संजय कॉलोनी का रहने वाला है। तीनों फरीदाबाद के ही हैं। ये लगातार 2-3 साल से ही काम कर रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम में ये हमारी CIA बॉर्डर ने इसका खुलासा किया है। एक बड़ी कार्रवाई मानते हैं आप, जिस तरीके से बड़ा मामला खुलासा हुआ है, तो क्या लगता है क्या ये 3 ही हैं शामिल या और भी लोग इसके साथ हैं मिले हुए? इसमें हो सकता है और भी लोगों की साजिश हो। जितने भी लोग होंगे ये पुलिस रिमांड पे हैं, इनसे पूछताछ करके उनको भी राउंड अप किया जाएगा। सबसे भारी समस्या तो ये आती थी इसमें, पुलिस अक्यूज़्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में लेके जाती थी और ये उसकी जमानत करा देते थे, तो उसके बाद उसको कोर्ट में दोबारा नहीं पहुंच पाता था वो, क्योंकि फर्जी जमानती था
और वो फिर खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम की एक निजी वाटिका में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद व हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता और डॉक्टर अशोक तंवर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें आगामी 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचकर रैली को सफल बनाया जा सके। वहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का अब लगातार कुनबा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि आए दिन अन्य पार्टियों के नेता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं आज भी डॉक्टर मनवीर छिल्लर सहित सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जहां पार्टी प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उन्हें आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। तो वहीं डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में लोग लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और हरियाणा में बदलाव देखने को मिलेगा और पार्टी भी मजबूत होगी। 34% बेरोजगारी है। सरकार चाहते कि विरोध ना करें, नशे के अंदर डूबे रहे युवक। सरकार ने पेट्रोल और डीजल महंगा होने दिया। जब इनके सांसद से पूछा गया सुनीता दुग्गल से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा उपले जला के काम कर ले, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। इसके विपरीत दारू पे एक्साइज ड्यूटी कम की और दारू के ठेके सुबेरे 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया। यानी कि जब बहन और बेटी मंदिर में जाया करेंगे, बच्चे स्कूल के लिए जाया करेंगे, दारू खाने से शराबी निकला करेंगे। क्या इंप्रेशन हरियाणा सरकार छोड़ना चाहती है? क्या हरियाणा सरकार यही चाहती है कि हरियाणा के युवक नशे में रहे और नौकरी की बात ना करें? देश को आज जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। देश और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पहले जो हरियाणा के अंदर काका ताऊ के रिश्ते हुआ करते, अब ब्याह शादी में भी लोग सोचते हैं कि हम बुलाएं या ना बुलाएं। व्यापारी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, डॉलर का रेट हर रोज बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू गई हैं। एक तरफ किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला। सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, सभी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग, सभी पार्टियों से, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, और जो देश और समाज को बदलना चाहते हैं, इस हरियाणा की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी इसमें आए हैं। बहादुरगढ़ से डॉक्टर मंदिर है, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? सब साथियों से बहुत मजबूती मिलेगी और पार्टी उनको भी मजबूती देने का काम करेगी। देखिए, मेरा कभी कोई राजनीतिक जो है बैकग्राउंड नहीं रहा और ना ही मैं मैं सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक किसी भी पार्टी के प्रति मेरा कोई इंक्लिनेशन कभी नहीं रहा। कभी भी मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से पहले से ही प्रभावित हूँ और आम आदमी पार्टी ही है जो बदलाव ला सकती है। दूसरी चीज़ जो सबसे मुख्य कारण है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का, वो है कि ये पार्टी इंटेलेक्चुअल लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में बुद्धिजीवी वर्ग है। बाकी सभी पार्टियों में पता नहीं कहाँ से भरे हुए लोग हैं, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ मुनाफे की राजनीति है। जब तक देश में राजनेता देश हित और समाज हित से ऊपर अपने निजी स्वार्थ को रखेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। और उन लोगों के साथ यदि पूंजीपति वर्ग भी मिल जाएगा तो इस देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ही बदलाव ला सकती है और बुद्धिजीवी। वो सुबह कितनी प्यारी थी जब हम ताजी हवा में सांस ले सकते थे, दोस्तों और परिवारों के साथ सुबह बिता सकते थे, मोबाइल फ़ोन को दूर रख और व्हाट्सएप चैट को भूलकर योग, साइकिलिंग और डांस का लुत्फ उठा सके। इसके लिए अरुणागिरी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी सुबह को खुशनुमा बनाया।
खैर, कोरोना काल के दौरान अंतराल लंबा था और दर्दनाक भी, लेकिन स्वास्थ्य सुबह ने एक बार फिर से दस्तक दी। साइबर सिटी में एक अर्बनागिरी का आयोजन किया गया, जिसमें दुकान मालिकों ने अपने संस्करण के साथ राहगिरी की अवधारणा का पुनर्जन्म करने के लिए एक साथ आगे आए। राहगिरी में साइकिलिंग, स्केटिंग, नृत्य जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का गुरुग्राम के नागरिकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मार्केट की तरफ से एसोसिएटेड है, ये पूरा मैनेजमेंट जो है किसी और से नहीं, ये हमारी जो है अरबाना ने किया, तो इसलिए हम इसको अरबानागिरी कहेंगे। और ये जो है हमारा सेकंड इवेंट है और मतलब इसमें आज कम से कम हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर आकर के अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और खूब इन्जॉय करा। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो नीड है वो इन्हीं चीज़ के हैं, क्योंकि देखो आज की डेट में सब लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, किसी के पास भी समय नहीं है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दे। यहाँ पर आके लोगों ने आज कम से कम एक डेढ़ घंटे का योगा सेशन को एंजॉय करो, लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में पता लगे कि उनको बेसिकली जो उनकी काया ही माया सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। लेकिन लोग जो है मोबाइल में चिपके रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फिजिकल ज़िंदगी भी बाकी है अभी कहीं। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखो, हम लोगों को ये संदेश देंगे कि वो आए, इस अरबानागिरी को ज्वाइन करें। लोगों ने आज यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब ने यहाँ साइकिलिंग करी है, जुम्बा करा है और स्केटिंग। हमने यहाँ पर 5 गेम्स एक्टिविटीज़ कराई, बच्चों को पार्टिसिपेट करा करके उनको कॉम्पिटिशन्स में जो विनर्स थे उनको हमने यहाँ पर गिफ्ट्स दिए, प्राइजेस दिए, ताकि उनको थोड़ा सा आकर के ये पता लगे कि मोबाइल के अलावा भी और भी गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी आप इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें भी आपको फिजिकली भी और मेंटली इंटरेस्टेड रहेगा। यहाँ पर आज कम से कम 40 से 50 बच्चों ने यहाँ पेंटिंग्स बनाई और वो सारी पेंटिंग्स में जो बेस्ट पेंटिंग थे उनको अवार्ड दिया। उसके बाद यहाँ पर योगा के अंदर हमने कॉम्पिटिशन गिरी का ये हो रहा है प्रोग्राम एंड वी आर रियली इंजॉइंग, बहुत मज़ा आ रहा है। लोग मतलब डांस हो रहा है, योगा हो रहा है अरबानागिरी में जो हो रहा है और बच्चे पेंटिंग करे, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत क्रिएटिविटी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के ऐसे एवरी संडे हो हम घरों से बाहर निकले एंड इस तरह से खुल के एंजॉय करें ये 2 घंटे जो है, बिकॉज सब कुछ हो रहा है। बच्चे अपना क्रिएटिविटी पेंटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि सारा फोकस इस इवेंट में हेल्थ पर है। यू नो, एवरीथिंग इज फोकस्ड अराउंड हेल्थ। सारी एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो सुबह सुबह उठ के आएँ, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, इंजॉय करें। आई थिंक सबसे अच्छी बात अरबानागिरी की जो है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बहुत ही जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए और फिंगर्स क्रॉस्ड हम यही चाह रहे हैं कि ये रेगुलर चलता रहे ताकि लोग इस तरह से और मात्रा में आए, इंजॉय करें। राहगिरी का आयोजन हमने किया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम अरबानागिरी कहते हैं। राहगिरी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हम मार्केट हमारी इतनी बड़ी है उसके अंदर करते हैं, इसलिए इसको अरबानागिरी कहते हैं। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमने कराई है, योगा हुआ है, स्केटिंग हुई है, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, डांस, फिटनेस, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स और खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गन्ने का जूस, फ्रेश जूस, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की हुई है और लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं इस टाइम का, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, इस टाइम पे एटलीस्ट ये टाइम इनको मिलता है लोगों को कि ये घूम के और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। किस तरह से मानते हैं आपकी कि ये आयोजन जो है होते रहने चाहिए? ये आयोजन हम हर जगह होते रहने चाहिए। हमने इसलिए पहल की है, शायद हम सोच रहे हैं देख देख के और लोग शुरू करें, बट हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रेडमार्क बना रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। पलवल में पूड़ी कचौड़ी खाने की में स्वाद की बात अगर करते हैं तो सबसे पहला नाम जमुना कचौड़ी वाले का आता है, जहाँ 30 साल पुराना वही स्वाद, वही अंदाज आज भी बरकरार है। पलवल मीनार गेट चौक पर जमुना कचौड़ी पूड़ी वाले की दुकान है और हमेशा पूड़ी कचौड़ी, दही बल्ले, टिक्की, लस्सी व अन्य प्रकार के खाने पीने के सामान को लेकर अक्सर सुबह से लेकर शाम तक लाइन देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 साल पुरानी दुकान में आज भी वही का वही स्वाद बना हुआ है, जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार अपने परिवार के साथ यहां आकर इसका स्वाद लेते हैं। दुकान मालिक त्रिलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बात को बरकरार रखने के लिए खुद का मसाला बनाते हैं, साथ ही क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत पुराने कई वर्षों से ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिनको वही स्वाद देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का सपना था कि
ग्राहक भगवान का रूप होता है और स्वाद ग्राहक को देना उनका कर्म है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।